हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं नीरज पारिक, आप सभी के साथ में। मेरे दोस्तों, आज बात होगी एक ऐसे मुद्दे की जिसने पूरे ग्लोबल पॉलिटिक्स को लगभग हिला के रख दिया है। एक चिंता का विषय बन चुका है कि क्या ईरान अपने न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट है उसको फाइनल लेवल तक ले जा चुका है। बिकॉज यूएसए ने तो पूरे जान लगा दिया था ईरान को हद स्थिति में रोकने में, पर क्या वो सक्सेसफुल हो रहा है? सोचने वाली बात है। न्यूज में कवरेज आई है और आईएईए यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी इस बात को कहा है कि भाई ईरान ने बहुत कुछ कर लिया है और वो किसी भी टाइम अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। रीजन ये है, न्यूज में रिसेंटली जो कवर हुआ कि भाई ईरान क्या है ना, ईरान इज वेरी क्लोज टू न्यूक्लियर बॉम्ब। मतलब इसने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और जो आपका वेपन ग्रेड का न्यूक्लियर होता है उसके इसको स्टॉक को उसने बढ़ा लिया है। तो भाई आखिर में ऐसा कैसे हो पाया? और अगर ये हो भी रहा है तो इसमें प्रॉब्लम किन देशों को है और क्यों है? हिंदुस्तान का क्या नजरिया है, उन सब के ऊपर बात करते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम है नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए, जिसमें आपको टू द पॉइंट, ट्रुथ, इंसाइट एंड इंपैक्ट के साथ में जियो पॉलिटिक्स की शानदार नॉलेज अपडेट आपको मिलती रहेगी। मेरे दोस्तों, अगर आप इसको ज्योग्राफिकली आप देखें तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और ईरान ये कोई एक एरिया लगभग आप हमारा लगभग इसको पड़ोसी देश ही कह सकते हैं। तो जब पार्टीशन नहीं हुआ तब तो हमारी सीमाएं भी, बॉर्डर भी टच होती थी। हमारे हिस्टोरिक रिलेशन रहे हैं ईरान के साथ में। वो आप जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम भी देखोगे तो जो उस टाइम का जो फॉरेन ट्रेड था वो भी इस इलाके के अंदर हमारे साथ में हुआ करता था। तो सिविलाइजेशन का भी मैचअप हमारा है, रिलेशन ठीक रहे हैं। जिस समय पे पाकिस्तान ने हमारे को मना किया था कि भाई आप हमारे ग्वादर पोर्ट का यूज करके अफगानिस्तान या हम रोड साइड से एंट्री आपको नहीं देंगे, तो उस समय पे पाकिस्तान को बाईपास करवाया था ईरान ने और हमें चाबहार पोर्ट से एंट्री दी थी। कहां पे? अफगानिस्तान के लिए। तो एक ये बहुत बड़ा ग्लोबल लेवल के ऊपर इनिशिएटिव ईरान ने इंडिया के फेवर में लिया। तो भारत और ईरान के संबंध ठीक है। अब अगर यहां पे सपोज कीजिए कि ईरान न्यूक्लियर पावर हो जाता है, ईरान अगर यहां पे न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली कर लेता है, तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? क्यों अमेरिका परेशान है? क्यों वेस्ट परेशान है? कौन से देश इसके साथ हैं? इंडिया का क्या स्टैंड है? तो थोड़ा सा वीडियो को डिटेल के अंदर करेंगे और एक एक चीज का डीप एनालिसिस करेंगे। आपको बहुत चीजें, नई इंसाइटफुल चीजें देखने को मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे दोस्तों, बात हुई क्या? अमेरिका और ईरान के रिलेशन एक लेवल पे पहले तक तो ठीक ही था, लेकिन जब से इस्लामिक रिवॉल्यूशन ईरान में होती है उसके बाद से अमेरिका और ईरान के संबंध खराब हो गए। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जब तक चीजें अमेरिका के अनुकूल थी, उसके फेवर में थी, अमेरिका ने चीजें ठीक चलाई। अमेरिका इनको यूरेनियम भी देता था, लेकिन जिस सेकंड ये फील हुआ कि यार ये हमसे दूर जा रहा है, चीजें खराब होना शुरू हुई। अब यहां से होता क्या है दोनों के रिलेशन में, क्योंकि जब तक हम चीजों को इनसाइट पकड़ना है तो थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। डिटेल देखते सर है क्या? यहां पे आपको पता होगा कि एक मोहम्मद मोसद्दीक, यानी जब मैंने आपको ये वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं आई बटन में, इस वीडियो में मैंने 20 देशों का जिक्र किया था कि अमेरिका ने कब किस देश को कैसे तबाह किया है। उनमें से ईरान के अंदर हुआ क्या था, ये उसी वीडियो की स्लाइड है। मोहम्मद मोसद्दीक जो थे वो वहां के चुने हुए प्रतिनिधि थे, तो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के, डेमोक्रेटिक कंट्री हुआ करता था। तो उन्होंने यहां क्या किया साहब कि जो ऑयल था, ऑयल कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज करने का मतलब यह हुआ कि अब हमारे देश में प्राइवेट कंपनीज की एंट्री नहीं है, ट्रेडिंग जो है ऑयल की वो गवर्नमेंट अपने हाथ में ले रही है। अब सर ऑयल की बात आए और अमेरिका की तकलीफ ना हो, पॉसिबल है? क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा लालच उसके रिसोर्सेज होते हैं। किसी भी देश के रिलेशन तो उसके पीछे तय होते हैं, उसका नेशनल इंटरेस्ट है रिसोर्स। तो जैसे ही यहां पे हुआ और विदेशी कंपनियों को बाहर निकाला तो अमेरिका सर इससे बुरी तरह नाराज हुआ, ब्रिटेन भी नाराज हुआ। बिकॉज ब्रिटिश पेट्रोलियम, जो बीपी आप देखते हैं, लोगों अपने इंडिया में आजकल बहुत चलने लगा है, बीपी ब्रिटिश पेट्रोलियम है, तो ये नाराज हुए। तो सीआईए और ब्रिटिश MI6, ये क्या है? सीआईए अमेरिका की जिसको हम खुफिया एजेंसी बोलते हैं, और ब्रिटिश MI6 ब्रिटेन की एजेंसी है। इन्होंने मिलकर के सर यहां पे एक ऑपरेशन एजाक्स नाम का गुप्त अभियान चला दिया और 1953 में मोसद्दीक जो थे, मोहम्मद मोसद्दीक, इनकी सरकार को गिराया और अमेरिकी समर्थक शाह रजा पहलवी को सत्ता में बिठा दिया। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पकड़ना पड़ेगा। ये जो शाह रजा पहलवी था, इट वॉज ए पपेट ऑफ यूएसए, इट वॉज ए पपेट ऑफ वेस्ट, एक कठपुतली था वेस्ट की, इस बात को समझना। और डिक्टेटर था, तानाशाह था। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा करके डिक्टेटर को बिठाना, और उसके पीछे का इंटेंशन क्या है? अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल करना। तो यहां पे ये बात तो सिरे से नकार दी जाती है कि भाई अमेरिका जो है वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करा। अगर डेमोक्रेसी को प्रमोट करा तो लोकतंत्र की हत्या यहां पे हुई कि नहीं हुई?
अब क्या होता है, ये जो शाह रजा पहलवी है, शाह रजा पहलवी लगभग 26 साल तक चला और 79 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन होती है। अब ये इस्लामिक रिवॉल्यूशन में क्या था मेरे दोस्तों, 2-3 डिफरेंट ग्रुप्स ने मिलकर के इस फाइट को लड़ा, जिसमें कुछ जो थे वो हार्डकोर रिलीजियस ग्रुप थे, कुछ उसके अंदर रिलीजन के साथ में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले ग्रुप भी थे। अब बात को आपको दिमाग में यहां लेके चलना, बिकॉज आगे जाकर के इन दोनों में जो फ्रैक्शन डेवलप होगा, वो फ्रैक्शन ईरान के लिए एक तरह से भीतर घात का काम करेगा, आस्तीन के सांप का काम करेगा। समझना क्या होता है। तो शाह रजा पहलवी को हटाना ईरान के लोगों की प्रायोरिटी हो गई कि भाई इसे कैसे भी हटाओ। तो डिफरेंट आइडियोलॉजी एक जगह आई और इसके अगेंस्ट में रिवॉल्यूशन कर दिया। 79 में फाइनली इस्लामिक रिवॉल्यूशन यहां हो जाता है और जो ईरान है, ईरान का पूरा प्रारूप यहां बदलता है। अब एक चीज को देखो सर, ईरान का जो क्या प्रारूप बदला उसके ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन यहां एक समझिए कि जब शाह रजा पहलवी को बिठाया गया, उसके पहले मौसद्दीक से बहुत अच्छे रिलेशन, तो मतलब जब उन्होंने नेशनलाइजेशन ही किया तो चीजें बिगड़ गई तो शाह रजा पहलवी आए। अब मेरे दोस्तों यहां पे क्या होता है, एक एटम फॉर पीस, आपने नाम सुना ही होगा, एटम फॉर पीस का एक प्रोग्राम वेस्ट का एक तरह से प्रोपेगेंडा है। ये क्या करते हैं, इसमें किसी भी देश को ये कहते हैं कि भैया देखो तुम्हें हम न्यूक्लियर देंगे, न्यूक्लियर एनरिच्ड न्यूक्लियर जो है वो यूरेनियम तुम्हें मिलेगा, उसको तुम एनर्जी के लिए यूज करोगे, उसको तुम मेडिकल पर्पस से यूज करोगे, मतलब नॉन मिलिट्री यूज के लिए हम आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, न्यूक्लियर एनर्जी देंगे, बट नॉट फॉर न्यूक्लियर वेपन्स। इसको नाम दिया गया एटम्स फॉर पीस। कौन कह रहा है, जो जापान को तबाह कर चुका है 45 में, है ना, फैटमैन एंड लिटिल बॉय, या लिटिल बॉय फैटमैन करके बॉम्ब के नाम थे, आपको पता होगा, बॉम्ब गिराए थे पहली बार इन्होंने गिराए थे। अब यहां क्या होता है 57 में, देखो सर एक चीज नोटिस कर लेना, यहां पर 53 के अंदर मौसद्दीक चले गए और शाह रजा पहलवी आ गए, और वहीं पे 57 में अमेरिका ईरान के बीच में एटम फॉर पीस का एग्रीमेंट हो जाता, बिकॉज शाह रजा पहलवी को तो अंगूठा लगाना था, बिकॉज किसका पपेट था, यूएस का। साहब ये बड़ा रिश्ते एकदम मजबूत है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब एक डेमोक्रेसी का पुरोधा जो कहता है लोकतंत्र को हम जिंदा रखते हैं, वो लोकतंत्र की हत्या करके एक डिक्टेटर को बिठाता है किसी देश में और उसके साथ में एटम फॉर पीस के नाम पे एक एग्रीमेंट करता है। 67 तक क्या होता है सर, एक TRR यानी तेहरान रिसर्च रिएक्टर जो है वो स्टैब्लिश होता है और अमेरिका ने 93% तक एनरिच्ड यूरेनियम HEU की आपूर्ति कर दी। बात समझो, यूं समझ लीजिए कि 0 से लेकर अगर 100 तक की कोई कैलकुलेशन है तो उसमें 90% तक अगर वो आ जाए तो वो न्यूक्लियर एज ए न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर वेपन के रूप में यूज करने की कैपेसिटी में आ जाता है। जबकि बात है मेडिकल पर्पस या इलेक्ट्रिक जनरेशन अगर आपको करना है तो आप अराउंड 3 to 4% अगर एनरिच कर लेते हैं, यानी स्केल के ऊपर 0 से बढ़ा के आप 3 या 4 तक भी आ जाते हैं उस यूरेनियम को लेके, तो वो आपका काम तो हो जाएगा। बट यहां पे आप थोड़ा नोटिस करिएगा कितना परसेंट एनरिच यूरेनियम दिया जा रहा है, 93%। चिंता वाली बात है, आगे इसके ऊपर बात करेंगे। 93 क्यों, दिमाग में जरूर रखिएगा इस बात को। और 1970 में साहब NPT पे सिग्नेचर करा लिए, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये जो देश थे जिन्होंने कहा कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, दुनिया के पास नहीं होने चाहिए, हम तो अशांति तो करनी थी वो कर ली, दुनिया को न्यूक्लियर वेपन नहीं देंगे। तो ये एक प्रोपेगेंडा NPT का चला है। भारत ने आज तक सिग्नेचर नहीं किए हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का, भारत की बहुत बड़ी मजबूती रही है ये। अब यहां पे सब एग्रीमेंट लागू हो गया, तो कुल मिलाकर के 57 के अंदर आप एटम फॉर पीस में इंक्लूड हो रहा है ईरान, क्योंकि शाह रजा पहलवी उनका अपना खुद का आदमी था। 70 में सिग्नेचर हो गया। अब लड़ाई ईरान की कहां से शुरू होती है, असल के अंदर फाइट होती है सर 79 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद में। यहां पे क्या होता है 79 में अयातुल्लाह खमैनी, ये फोटो आप देख सकते हैं पीछे, अमेरिका के साथ में इनके रिलेशन कोई बहुत अच्छे थे नहीं। अब यहां पर मेरे दोस्तों जैसे ही ये रिवॉल्यूशन हुई, शाह रजा पहलवी को हटाया गया और ईरान का गवर्नेंस का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, वहीं से तुरंत एटम फॉर पीस प्रोजेक्ट रुकता है, यूरेनियम की सप्लाई रुक जाती है, कोई न्यूक्लियर हेल्प नहीं होती है, लेकिन ईरान अपने प्रोजेक्ट को जारी रखता है सीक्रेटली, गुप्त रूप से, बिकॉज उसको अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करना है। कोई भी देश अपने हितों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, जबकि उसको पता है कि दुनिया जो है वो बड़ी जालिम है। तो यहां पे 1990 के दशक में चीन, रूस और अर्जेंटीना के साथ तकनीकी सहायता इसने क्या कर ली, प्राप्त कर ली और अपने काम को ये चलाता रहा। अब मेरे दोस्तों जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन हो रहा था तो ये बात थी कि भाई अब ईरान को इस्लामिक वैल्यूज पे चलाया जाएगा,
क्योंकि ये शिया डोमिनेंट है, तो शिया जो मुस्लिम आइडियोलॉजी है वो यहां पे बहुत हद तक लोगों के दिलों के अंदर थी। मैंने आपको एक और बात कुछ देर पहले बताई थी कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी थे, दीज आर ऑल्सो वर्किंग टुगेदर, ठीक है, बिकॉज शाह रजा पहलवी को हटाना था। अब यहां सुनना सर होता क्या है, जैसे ये मूवमेंट होता है और ये जो खमेनी साहब है, खमेनी साहब पूरा यहां पे सब कुछ बदल देते हैं। न्यूज़पेपर में क्या क्या कमेंट हुए हैं सर, डेमोक्रेटिक फ्रंट विल अपोज दिस पावर ऑफ मॉस्क, मतलब वहां पे वेस्ट ने कोशिश की कैसे भी करके अब लोकतंत्र को जिंदा किया जाए। सर देखो 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है। बनी बनाई सरकार जो मौसद्दीक की थी, जो प्रधानमंत्री चुने हुए थे, उनके एक निर्णय के खिलाफ जाके आपने वहां पे तानाशाह को बिठाया, लोकतंत्र को खत्म किया। फिर वहां की जनता ने जब अपने हिसाब से अपना डिसीजन लिया कि भाई उनको डेमोक्रेसी चाहिए नहीं चाहिए, डिक्टेटरशिप चाहिए नहीं चाहिए, उनको थियोक्रेसी चाहिए थी, उन्होंने अपना रिवोल्ट करके अपने शासक को बिठा दिया। अब यहां पे साफ प्रोपेगेंडा शुरू होता है उसके अगेंस्ट में, ठीक है सर। ऑथोरिटेरियन रूल कहा जाता है सर, ऑथोरिटेरियन मतलब होता है सर्वाधिकारवादी, तानाशाह के रूप में इनको रखा गया, जो पहले भी था वो इनको नहीं दिखा। दूसरी चीज, खोमेनी प्रोमिसेस रूल बाय इस्लामिक काउंसिल, वो खोमेनी ने प्रॉमिस जनता को किया कि भाई मैं जो है वो देश इस्लाम के नियमों से चलाऊंगा, जनता इनके साथ थी। खोमेनी थ्रेट टू अरेस्ट इलीगल कैबिनेट, भाई ऑब्वियस सी बात है, शाह रजा पहलवी को हटाएंगे तो जो उनके मंत्री वगैरह उनको बोले तो इस्तीफा दो, मैं गिरफ्तार करूंगा तुम्हारे को। तो सत्ताओं के परिवर्तन इस तरह से होते हैं। तो कुल मिलाकर के खोमेनी साहब का जो एक्शन था वो किसके अगेंस्ट में हो गया, अमेरिका ने उसको अपने अगेंस्ट में ले लिया। रीजन, क्योंकि जिस उद्देश्य से, जिस ऑब्जेक्ट से वहां पे शाह रजा पहलवी को लाया गया था, वो ऑब्जेक्ट वहां फुलफिल नहीं हुआ, वो चीजें डिसमिस हो गई। अब ईरान को बदनाम आप कैसे करोगे, बदनाम करोगे साहब कि ये दुनिया के लिए खतरा है। अब दुनिया के लिए खतरा होने के क्रम में क्या होता है, जिस बात की हम बात करते हैं, गवर्नेंस पैटर्न चेंज हुआ। तो जैसे ही खोमेनी यहां पे लीडरशिप में आते हैं, ईरान का जो गवर्नेंस पैटर्न है वो थियोक्रेसी में चेंज हो जाता है। थियोक्रेसी को हिंदी में कहते हैं धर्मतंत्र, मतलब जब रिलीजन जो है दैट बिकम सुप्रीम, और रिलीजन के नीचे जो है वो लीगल गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है, मतलब रिलीजियस गवर्नमेंट ऊपर है, फिर लीगल गवर्नमेंट है और फिर जनता है। तो रिलीजन सबसे टॉप पे ईरान में आ गए, थियोक्रेसी यहां पे शुरू होती है। अब जैसे ही ये थियोक्रेसी शुरू हुई तो उसके ढांचे को आप समझिएगा कि ये जो खोमेनी साहब थे, इनका पावर का लेवल क्या है, वहां का जो रिलीजियस लीडर होता है उसका लेवल क्या है, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। आप थोड़ा सा देखिए सर, इनको सुप्रीम लीडर कहते हैं, सर्वोच्च नेता या रहबर, ठीक है, गाने में भी आता है ना, मेरा रहबर तू, रहबर मतलब सब कुछ, सर्वे सर्वा मालिक। तो ये रहबर के पद के ऊपर ही आए, सब कुछ इनको दिया गया। एक लाइन पढ़नी बहुत जरूरी है, ईरान का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ये होता है, धार्मिक शिया मौलवी है, क्लैरिक है, धर्म के लीडर है, और ये विलायत ए फकीह का एक सिद्धांत है कि भाई जो धर्म का एक इस्लामिक स्कॉलर होगा वही शासन करेगा। तो ये जो डॉक्ट्रिन है, एक तरह से ये एक सिद्धांत है, उसको यहां लागू किया गया। विलायत ए फकीह का ये सिद्धांत यहां पे इन्होंने लगाया, और इसके बेसिस के ऊपर यहां पे एक रिलीजियस लीडरशिप आ गई। अब इनका पावर का लेवल आप ही देख लो कि ईरान की चाहे आर्मी हो, सिक्योरिटी एजेंसीज हो, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हो, फॉरेन पॉलिसी, एटमिक पॉलिसी, बात समझ में आ रही है, फॉरेन पॉलिसी, एटमिक पॉलिसी, और युद्ध संधि के कोई भी फैसले हो, सब वो सुप्रीम लीडर लेगा, वो धार्मिक नेता लेगा, वो रहबर लेगा। समझ पा रहे हैं? अब यहां पे चाहे जुडिशरी, मीडिया, धर्मगुरु, संसद के फैसलों को प्रभावित कर सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, राष्ट्रपति को भी ये हटा सकता है। राष्ट्रपति इसके नीचे, मैंने कहा ना, रिलीजियस गवर्नमेंट के नीचे आपकी कौन सी गवर्नमेंट आ रही है, वो आ रही है लीगल गवर्नमेंट। बात समझ रहे हैं? तो यहां पे साहब ईरान का पूरा स्ट्रक्चर जो था वो थियोक्रेटिक स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, और ये रिवॉल्यूशन वहां की आम जनता ने किया, जनता की चाहत से हुआ। तो आप एक लाठी से सबको हाँकने की सोचोगे, सबको एक जैसा बनाने की सोचोगे, तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। यही प्रॉब्लम अमेरिका ने अफगानिस्तान में भी की थी, ठीक है सर। अब यहां क्या होता है, एक चीज और जान लो, फैक्ट है सर ये, ईरान में अब तक केवल 2 सुप्रीम लीडर हुए हैं, 2 रहबर हुए हैं। पहले जो है वो आयतुल्लाह खोमेनी 1979 टू 1989, 10 साल का टाइम रहा, और आयतुल्लाह अली खोमेनी जो कि प्रेजेंट में है, ये वर्तमान में काम कर रहे हैं, और ये दूसरे सुप्रीम लीडर हैं, दूसरे नंबर पे, मतलब पहले इनके बाद में ये आए। तो अब तक ईरान के अंदर कितने सुप्रीम लीडर हुए सर? 2। ये पोजीशन मेरे ख्याल में आपको उस थियोक्रेसी के साथ में उनका क्या पावर का लेवल है, ये आपको अब आइडिया लग चुका है। एक कदम आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। तो कंक्लूजन क्या आ रहा है कि भाई कुल मिलाकर के सुप्रीम पावर राष्ट्रपति के पास नहीं है, सुप्रीम पावर इनके पास है। थियोक्रेसी यानी जो खोमेनी है वो कंप्लीट पावर अपने हाथ में लेकर के चलते हैं। अब यहां पे आता है जिसकी शुरुआत में मैंने बात की थी, आस्तीन के सांप की। बात कहां से शुरू हुई थी?
कि जब शाह रजा पहलवी को हटाने के लिए रिवॉल्यूशन ईरान में हो रहा था, तो वहां पे खमैनी के साथ साथ में मैंने कहा और भी जो ग्रुप थे, दीज आर ऑल्सो लुकिंग टू बी इन अ पावर और अ पार्ट ऑफ पावर, वो सब खमैनी के अगेंस्ट में थे। अब जैसे ही सर यहां पे ये माहौल बना और जो खमैनी थे वो सुप्रीम लीडर हो गए, ईरान एक थियोक्रेटिक स्टेट डिक्लेयर हो गया, तब वहां पे जो कुछ और ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने कहा कि भाई हमें भी शेयरिंग दो यार, हम भी हिस्सा बनना चाहते हैं। खमैनी ने कहा कि भैया देश ने चुना है रिलीजन को, मैं रिलीजन के बेसिस पे देश चलाऊंगा, तुम्हें यहां पे कोई जगह नहीं मिलेगी। तो क्या होता है सर, तो शुरू होती है गद्दारी, तो शुरू होता है देश को डसना। वो कुछ ग्रुप ऐसे थे जो चले गए किसकी गोद में, इराक के पास में चले गए। इराक और ईरान की बनती नहीं, इराक ईरान की फाइट हुई तो भाई आप समझिए वो लोगों ने साथ दिया, वो जो एक मिलिशिया बन गया था वो साथ जाता है सद्दाम हुसैन के और ईरान के अगेंस्ट में फाइट करता है। वो ग्रुप हेल्प करने लगता है अब किसकी, यूएसए की, वो ग्रुप हेल्प करने लगता है अब इजराइल की। तो कुल मिला करके जो अपने थे वो है ना कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, ईरान की कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। अब सर इनकी बात को मैं गहराई में समझाता हूं सर, होता क्या है यहां पर 2002 के अंदर एक खुलासा होता है, मतलब 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हो गई, एटम्स फॉर पीस वाला प्रोजेक्ट खत्म है, न्यूक्लियर की सप्लाई बंद है। अब ईरान इंटरनली अपने काम कर रहा है, लेकिन अब क्या होता है, घर का भेदी लंका ढाए। अब ये 79 से चली बात 2002 में खुली, ये MEK नाम ध्यान रखिएगा सर। ये क्या होता है, कुछ इंटरनल रिपोर्ट्स को लेकर के दुनिया के सामने चले गए कि साहब देखिए ईरान की जो सरकार है ना वो न्यूक्लियर रिएक्टर पे काम कर रही है, वो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में लगी हुई है, किसी भी टाइम वो न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं, बॉम्ब बना सकते हैं। इतनी ही तो बात थी, पूरी दुनिया में हलचल हो गई, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन यदि ईरान के पास में आता है तो अरबिक वर्ल्ड का एक नया लीडर, एक नया इक्वेशन ईरान बनाएगा। इजराइल की पोजीशन, इजराइल सबसे ज्यादा टेंशन में है, क्यों, क्योंकि अगर उसके पास में बॉम्ब आता है तो इजराइल की दाल यहां गलेगी नहीं। लेकिन सच पूछिए तो अरबिक वर्ल्ड के ही मुस्लिम वो ममालिक हैं, जो उसके देश हैं, वो भी उसके खिलाफ हैं। तो सर समीकरण क्या होंगे उसके ऊपर एनालिसिस बाद में करेंगे। अब आप थोड़ा यहां देखो सर कि जैसे ये MEK था, इसने खुलासा तो कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे काम हो रहा है। 2003 और 2006 की IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी बहुत सारे रिपोर्ट में कह दिया कि ईरान इज वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट टू एनरिच द यूरेनियम। सब काम धड़ाधड़ जारी है और NPT की शर्तों के खिलाफ है, क्योंकि NPT पे तो साइन हो ही चुका था मौसदी की, सॉरी इसके शाह रजा पहलवी के टाइम पे। तो NPT न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि। अब मेरे साथियों यहां क्या है, थोड़ा गौर देखना, ये जो MEK है उसने साहब आंदोलन पूरी दुनिया के अंदर छेड़ना शुरू किया और कहा कि ईरानियंस वांट्स रिजीम चेंज, यानी हम वहां सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। क्यों, क्योंकि जो उनको चाहिए था वो उनको मिला नहीं। और भाई ये ईरान यहां से उठ करके इराक के दोस्तों, यानी इराक जो दुश्मन था उसके साथ जाके ये लोग बैठ गए। जब ये लोग बैठे MEK वाले, तो MEK के बारे में जानो, आगे क्या इनका ये लोगो आपके सामने है, मोजाहिदीन खलिक। ये मोजाहिदीन जो खल्क जो था ये ग्रुप, ये साहब जाकर के गद्दारी कर बैठता है MEK के नाम से, इसको ध्यान रखिए। अर्थ क्या है पता है, 1965 में स्टैब्लिश हुआ, ये इसके लीडर्स थे, इस्लाम और मार्क्सवाद का मिश्रण था सर ये। बस यहां पे एक पॉइंट समझना पड़ेगा, ये टेक्निकल बात है। इस्लाम को तो चाहते तभी तो खमैनी के साथ चले, लेकिन इनकी आइडियोलॉजी के अंदर ये प्योरली थियोक्रेटिक स्टेट नहीं चाहते थे। इनका ऑब्जेक्ट में कहीं ना कहीं कम्युनिज्म भी था। कम्युनिज्म था तो यहां पे आपको एक गंध, दुर्गंध, सुगंध जिसे कहो USSR की आनी चाहिए। अब एक चीज सोचो कि USSR के साथ खड़ा है, दूसरा इराक का साथ दे रहा है, MEK भले ही ईरान के अगेंस्ट में है। अब अमेरिका कैसे उसको देख रहा है, अमेरिका को पता है यार ये ईरान के अगेंस्ट है, ठीक बात है, पर ये कम्युनिस्ट है, मतलब ये USSR के साथ है तो गड़बड़ है, इराक के साथ है तो गड़बड़ है, बिकॉज इराक के अंदर जो किया है अमेरिका ने वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। 2006 आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 2006 ही है, जिस समय सद्दाम हुसैन को फांसी दी, वहां के राष्ट्रपति को, एक पूरे के सॉवरेन नेशन के प्रेसिडेंट को फांसी पर लटकाया और मुस्लिम वर्ल्ड शांत रहा, अमेरिका के साथ में कुछ बोला नहीं। इसलिए इस बात को समझ लो, रिलीजन्स का किसी स्टेट का सिर्फ वो दिखाने की बातें हैं सर, सारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट और मिलिट्री इंटरेस्ट के बेस पे दुनिया चलती है। अब यहां पे जब ये हो गया, तब तक इन्होंने सर इसको दुश्मन माना। सद्दाम हुसैन जब खत्म हुआ, इराक में कोई टेंशन नहीं, इराक का ये साथ दे रहा था,
फिर इसको दोस्त मान लिया। तो मल्टीपल टाइम्स है ना, एकदम जिसको बोलते हैं ना कि पलटू राम ये अमेरिका रहा है। तो यहां पे ये मार्क्सवाद के साथ ही चल रहे थे और शाहरजा पहलवी के खिलाफ शासन की क्रांति इन लोगों ने की ही थी। तो साहब यहां पे चक्कर क्या डेवलप हो गया, ईरान के अंदर ही कुख्यात क्यों हो गए, क्योंकि इन्होंने गद्दारी करी। ऑब्वियस बात है, इराक के साथ चले गए, आप जाकर के इजराइल के साथ में उसकी हेल्प कर रहे हो, तो ईरान की जनता के मन में ये बात अच्छे से कहेगी कि MEK, मैं गलत तो नहीं प्रोनाउंस कर, यस, MEK जो है ये हमारे खिलाफ है। बहुत सारे जो पॉइंट्स है स्क्रीन के ऊपर आपको यहां पे हमने दिखा दिए हैं। अब मेरे दोस्तों क्या होता है, ये जैसे इराक के पास में गया और इराक ईरान का जो युद्ध हुआ उसमें MEK साथ खड़ा है, किसके, इराक के, लड़ किसके खिलाफ रहा है, ईरान की सेना के खिलाफ। और दूसरी तरफ बात क्या करते हैं कि ईरान हमारा देश है। तो जनता के बीच में क्लियर मैसेज था। तो इसीलिए हमने जो शुरू में कहा आस्तीन का सांप ये बने और खबरें यहां से क्या हो गई, लीक हो गई, इराक ईरान वॉर हुआ, उसकी इमेज आपके सामने है। अब साहब अमेरिका आता है। अमेरिका को जब ये पता लग गया कि सारे नाटक हो चुके हैं तो अमेरिका ने क्या किया, इस MEK को अपना बनाने की कोशिश की। कैसे सर, 1997, क्योंकि 2006 तक क्या था मामला, समझ रहे हैं आप, 2006 तक सद्दाम हुसैन थे। उनको मारने के पहले, उनको शहीद करने के पहले ये इनके लिए MEK क्या होगा, गद्दार होगा कि नहीं, तो इनको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मान लिया। 2012 में आके यूएसए का मन किया नहीं यार, इसको टेररिस्ट नहीं बोलेंगे, गलत बात, इसको एक ऑपोजिशन ग्रुप का दर्जा दे दिया। ऑपोजिशन ग्रुप मतलब अब ये क्या है, ईरान के को नजर में जब देखता है इजराइल और यूएसए, तो वहां की गवर्नमेंट का एक अल्टरनेटिव के रूप में वो अब इस MEK को देखने लगे हैं। और MEK जो है वो करंटली फ्रांस में, आई थिंक में इसका हेडक्वार्टर है, फ्रांस से ये ऑपरेट करता है। एक जगह और मैं नाम भूल रहा हूं। तो यहां पे सब देखो चेंज किया। अभी अभी कुछ दिन पहले की घटना पता है, सीरिया के क्या हुआ था, जिसको आप टेररिस्ट कहते थे, जिसको गालियां देते नहीं थकते थे, उसके साथ में अपने हाथ मिलाया। आप वही लोग हैं जो गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की बात करते हैं। तो यूएसए विश्वास लायक देश तो नहीं है। इतने बड़ा सीक्वेंस में आपको शुरू से शाहरजा पहलवी से देख करके आ जाइए। देखो अब मेरे दोस्तों क्या अगली घटना होती है, यहां पे दुनिया में अगर आप आज इसकी बात करोगे तो आज सपोर्ट में आपके यूएसए खड़ा है, आपके इजराइल खड़ा है, यूरोप में फ्रांस खड़ा है, भारत, चीन, तुर्की और ये देश जो है वो MEK को सपोर्ट नहीं करता। इंडिया ने इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही माना हुआ है। चलिए क्यों, क्योंकि हमारा रिलेशन ईरान से अच्छा है। अब यहां पे जब अमेरिका ने संकल्प ले लिया कि भैया खबरें तो आ चुकी हैं, तुम्हें हम बॉम्ब बनाने नहीं देंगे, तो देखो एक्टिविटी क्या नई शुरू होती है। यूएन का सहारा लिया गया। यूएन भी बहुत हद तक अमेरिका की तरफ झुका रहता है, बहुत सारे देश उसके साथ हैं। तो यूएन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ले आए गए, बहुत सारे प्रतिबंध जो थे वो लगा दिए गए। IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, बोर्ड ने और NPT के उल्लंघन का दोषी मान लिया कि भैया तुमने जो NPT पे सिग्नेचर किए वो 70s में, वो बेकार है, तुम उसके उल्लंघन करता हो। अब यहां पे 4 प्रमुख रिस्ट्रिक्शंस इसके ऊपर आते हैं, प्रतिबंध आते हैं, समझिएगा। रिजोल्यूशन 1737, रिजोल्यूशन 1747, रिजोल्यूशन 1803 एंड रिजोल्यूशन 1929। कुल मिलाकर के ईरान की इकोनॉमी को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई। समझ लीजिए, इंसान हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे कोई देश हो, पैसे से कोई खाली हो जाता है ना, उसकी स्थिति में फिर उसको अपनी अंगुलियों पे कोई भी नचा सकता है। तो पहला प्रयास ये किया कि भैया कैसे भी करके इसकी कमर तोड़ दो। दुनिया में विरोध हुआ कि यार इट्स रेस्ट्रिक्शंस क्या है, इट्स ए काइंड ऑफ ए वॉर, और तुम वॉर कर रहे हो। तो जनता का कई जगह विरोध था, कई जगह समर्थन था, बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका को नुकसान हुआ। आप ही देखिए, ईरान को यहां पे डेंट लगता है। 39.5 बिलियन USD के एरोप्लेन्स का एक एग्रीमेंट था, 424 मिलियन USD का ये कारपेट एक्सपोर्ट का था, वो सारे सौदे कैंसिल हुए। तो बहुत बड़ी तादाद में आप ये आंकड़ा देख लीजिए। UN के इस रेस्ट्रिक्शन के पीछे, इस प्रतिबंधों के पीछे ईरान की इकोनॉमी कोलैप्सिंग कंडीशन में आ गई। अब सर बात आती है बराक ओबामा के रिजीम में। बराक ओबामा ने सोचा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ तो निकालना पड़ेगा। अब बराक ओबामा के इस इनिशिएटिव के ऊपर जो P5 हैं, यानी 5 वो देश जो न्यूक्लियर वेपन रखते हैं या न्यूक्लियर पावर हैं, या उसको सही वीटो पावर है, न्यूक्लियर पावर नहीं, वीटो पावर वाले 5 देश, और उनके साथ में एक जर्मनी, ये 5+1 देशों ने मिलकर ईरान को बुलाया, यानी 6+1 हो गए, 5 प्लस एक जर्मनी और वो एक, ये 5+1 एंड ईरान, ये लोग साथ बैठे और इन्होंने एक एग्रीमेंट किया जिसको आप जानते हैं JCPOA, यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। सर ये एक वो पॉजिटिव रास्ता था जो बराक ओबामा ने निकाला था, और यहां पे बात हो गई कि भैया हम आपको यूरेनियम देंगे,
आप अपने रिएक्टर्स तक IAEA को एंट्री दीजिए, आपके रिस्ट्रिक्शन हम खत्म कर देंगे और आपके साथ में हम रिलेशन फिर से मेंटेन करेंगे। चीजें ठीक डायरेक्शन में गई, ईरान ने भी इसका समर्थन किया, ईरान ने भी सिग्नेचर किए और फाइनली क्या होता है, ईरान ने यूरेनियम संवर्धन को 3.67 तक लिमिट कर दिया कि भाई ऐसा है, हम जो यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम कर रहे हैं 3.67% पे हम इसको रोक देंगे। अब बात समझिए कि जो कुछ देर पहले मैंने कहा कि जो वेपन ग्रेड यूरेनियम होता है वो 90% एनरिच पे वो वेपन ग्रेड में कन्वर्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आपको और उस समय जो ईरान को मिल रहा था आफ्टर एटम्स फॉर पीस वो 93% तक का उन्होंने दिया, 90+ दे रहे थे। लेकिन जब रिक्वायरमेंट 3% तक की थी तो अब ईरान को बोला गया कि भैया 3% के आसपास, तो 3.67 पे इन्होंने एग्री कर लिया कि हम उसको स्केल पे 3.67 तक ही एनरिच करेंगे। और IAEA जो है वो हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स में क्या करेगा, आ जाएगा और जो आपका अराक रिएक्टर उसको फिर से हम डिजाइन कर देंगे और जो सेंट्रीफ्यूज है इसकी संख्या घटा देंगे, तो एनरिचमेंट के प्रोसेस में जो चीजें काम आती हैं। कुल मिला के चीजें ठीक हुई और ये स्क्रीन के ऊपर ये हिस्टोरिक एग्रीमेंट जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन वियना में होता है 14 जुलाई 2015 और ये उस लीडरशिप के सिग्नेचर हैं। ये ऑफिशियल ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट आपकी स्क्रीन पे है, देख लीजिए। ये सिग्नेचर हुए, चीजें ठीक हो रही थी। जब चीजें ठीक हो रही थी तो ठीक होने के बाद में एक शख्स के दिमाग कौंध गया, उन्होंने लगा यार 17 में जब ये बंदा आया, यानी डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बन गए, इन्होंने लगा यार ये तो गड़बड़ है, ये तो बकवास काम कर लिया, ये कौन सा एग्रीमेंट है। तो भाई ये जो एग्रीमेंट 2015 में हो गया था, इसको रद्द कर दिया सर। JCPOA इन्होंने कहा कि भैया हम इससे दूर हैं और राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वर्स्ट डील एवर, सबसे घटिया काम किया है आज तक, इससे घटिया कोई डील हो ही नहीं सकती। तो भाई अब आप ईरान को कैसे रोकोगे, क्या तरीके से। इन्होंने कहा मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन, मतलब दुनिया भर के देशों में जाएंगे, कहेंगे ईरान से दोस्ती तोड़ दो, कहेंगे ईरान पर रिस्ट्रिक्शन लगाओ, ईरान से ट्रेड मत करो। मतलब इसको इतना आइसोलेट कर देंगे कि ईरान अपने आप घुटनों के बल आ जाएगा और ये जो जॉइंट एक्शन प्लान है इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो साहब ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लेकर के साहब खड़े हो गए, सिग्नेचर आप इनका देख सकते हैं, अद्भुत सिग्नेचर ये करते हैं। अब यहां पे साहब चैलेंज, इन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, बेटा ठीक है तू डाल है, हम पात देख लेंगे। अब यहां से ईरान जो है वो अपने नए बोर्ड में आता है। ईरान कहता है ठीक है भी, जैसा क्यों, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब आप इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद में अलग हुए थे तो ईरान ने काम अपना जारी रखा, तुम 15 में फिर आ गए तो ईरान ने कहा ठीक है तुम्हारे साथ चलते हैं, मैनेज कर लेंगे। फिर 18 में जाके 3 साल बाद तुम्हारे पेट में तकलीफ होती है, तो ईरान अपने नए मोड में आ गया। नए मोड में आते ही साहब ईरान ने प्रतिक्रिया शुरू करी, यूरेनियम को एनरिच करना शुरू किया। आपको अच्छे से पता है वेपन ग्रेड के लिए कितना परसेंट, 90%। तो सबसे पहले 20% तक पहुंचे, 40-60 तक पहुंच चुके हैं, करंटली दे आर एट 60, अभी तक 60% तक ही टच कर लिया है और न्यूज में यही कवर हुआ है। ठीक है, जो न्यूज का स्क्रीनशॉट मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था। इसके साथ में एक हाई प्रोसेस सेंट्रीफ्यूज IR4 IR6 का यूज कर रहा है और IAEA के निरीक्षण में कमी कर दी। उन्होंने कहा कि भैया जब तुम हेल्प नहीं कर रहे तो ज्ञान दे रहे मेरे देश में, तुम्हें एंट्री में नहीं दूंगा। मतलब ईरान अपने उस प्रोजेक्ट को लेके उस यूरेनियम संवर्धन को 60% तक ले जा चुका है। अब यहां पे 40 से 45 किलो यदि 90% तक का एनरिच यूरेनियम किसी देश के पास है, देन इट कैन मेक ए न्यूक्लियर बॉम्ब और इट कैन टेस्ट द न्यूक्लियर बॉम्ब, हो सकता है। लेकिन ईरान के पास में कैपेसिटी देखो, ईरान के पास में 60% से ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम 408.6 kg है सर। ठीक है, चाहिए कितना है, 42 से 50 किलो, 90% तक का। तो इस 60%, जब ये 20 से 40 60 तक आ गए तो 60 से 90 जाने में कितना टाइम लगेगा। रिसेंटली एयर स्पेस बंद कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ईरान जो है अब बड़ा कुछ स्टेप ले सकता है। ठीक है सर, डिस्क्लेमियर है, ये ले सकता है। बाकी समझदार को तो इशारा काफी है। हथियार ग्रेड के बहुत पास पहुंच गए, वेपन ग्रेड के पास में, और लेकिन खुले रूप से भी बॉम्ब ये नहीं बना रहा है। बाकी तो समझ तो आप रहे हो, मुझे अच्छे से पता है। ठीक है सर, IAEA तो खैर बोलेगा ही बोलेगा। अब यहां पे आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देखना है। अगर आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव को समझना चाहते हो तो यहां पे अमेरिका, EU, इजराइल, रशिया और चाइना, इसके बाद में हम इंडिया की और बात करेंगे, इनकी नजर क्या है इस प्रोजेक्ट को लेकर के। देखो USA इसका पूरी तरह से विरोध में खड़ा है। ये JCPOA से बाहर हुआ, भयंकर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, हैवी सैंक्शंस लगे हुए हैं। नॉन प्रोलिफरेशन प्रोटेक्ट इजराइल, इजराइल की रक्षा करना इसका परम कर्तव्य है। इजराइल वाला वीडियो थोड़ा देख लो, आपको बहुत मजा आएगा। इनसाइट, ट्रूथ, इनसाइट एंड इंपैक्ट के मेरे वीडियोस होते हैं मेरे दोस्तों, बहुत डीप रिसर्च करता हूं।
आई बटन में जो वीडियो दिख रहा है इसको जरूर देखो, आपका ना एक नया पर्सपेक्टिव इजराइल और फिलिस्तीन को देकर के मिलेगा। और अमेरिका तो खैर अंकल हैं जो है ही, ईयू जो है वो डिप्लोमेटिक मोड में है, इजराइल पूरी तरह से हॉस्टाइल, शत्रुता खत्म, क्योंकि इनके साइंटिस्ट की हत्या यहां पे हुई है और ये उसके अंदर उस गद्दार, उस जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है उनका सहारा ये लोग लेते हैं। रशिया सपोर्टिव है यहां पे, तो रशिया ने तो बुशेहर रिएक्टर जो है उसका भी सपोर्ट किया है। अब आप एक चीज समझो, रशिया का सपोर्ट में होना, क्योंकि रशिया और इजराइल के संबंध भी ठीक नहीं है, रशिया का और अमेरिका का तो पता ही है, तो रशिया की तो नैतिक दायित्व है कि वो साथ देगा ही देगा ईरान का। अब इंडिया की कितनी बड़ी गफलत हो जाएगी आप सोच के देखो, इंडिया और इजराइल के संबंध, इंडिया चाहता है बहुत अच्छे रहें, इंडिया यूएस से भी संबंध रखना चाहता है, इंडिया ईरान से भी चाहता है, इंडिया रशिया से भी चाहता है। तो सर ये पोजीशन जो होती है ना बहुत जगह कॉम्प्लिकेशन में डाल देती है और आपको लीडरशिप से तो कम से कम बाहर ही कर देगी। आपको रास्ता चुनना पड़ेगा और कुछ क्लियर कट अप्रोच रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहां देखो, चाइना साझेदार है, पार्टनर है बाकायदा, क्योंकि रशिया है तो फिर चाइना साथ में आ ही जाता है। इसीलिए ये वीडियो आप देखिए, इसके अंदर हमने चर्चा की कि कैसे एक ट्रियो जो है, एक ट्रॉइका बन सकता है। रशिया ने जो ऑफर किया है कि भाई इंडिया, चाइना और हम तीनों मिलते हैं और कुछ बड़ा करते हैं, बाकी तो खैर भारत की सरकार तय करेगी। अब यहां पे इंडिया के पर्सपेक्टिव में मेरे दोस्तों, इंडिया के रिलेशन मैंने आपको बताया था बहुत शुरू से हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अब यहां पे ईरान के कॉन्टेक्स्ट में हम क्या करते हैं, डिप्लोमेसी में हमने बैलेंस बनाया है, बिकॉज अमेरिका और ईरान दोनों से हमारे संबंध ठीक हैं। अब ये बैलेंस कब तक, कहां तक, कितना चलेगा वो थोड़ा देखा जाएगा। स्ट्रेटजी क्या है, हम JCPOA का समर्थन करते हैं। हम बोलते थे कि भाई वो जो एग्रीमेंट ट्रंप ने कैंसिल किया उसको रिस्टोर करिए, वो बेटर है, वो अच्छी ऑप्शन है और धीरे धीरे सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होता। यहां पे एक और चीज देखो, पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि ये बगल के अंदर न्यूक्लियर पावर एक और तैयार हो जाए। रीजन क्या है, मुंह पे नहीं बोलेगा वो, लेकिन वो जब शिया मुस्लिम वाला टैग है ना सर, उस चीज से पाकिस्तान बचेगा। पीछे की तरफ टर्की है, टर्की भी बोलेगा ना बाबा ना, ये ना आ जाए, वरना ये एक अरबिक वर्ल्ड का जो खलीफा बनना चाहता है, तुर्की है, जो टर्की बनना चाहता है, वो सारा सहरा ईरान अपने सर ले लेगा और इजराइल की तो पॉलिटिक्स लगभग यहां खत्म ही हो जाएगी। अमेरिका की भी एंट्री कोई बहुत ज्यादा मजबूत नहीं बचेगी। अब ये इंडिया का है मसला, इंडिया क्या इसको लेकर के चलता है। तो कुल मिलाकर के अमेरिका की जो पॉलिसी रही है, मैंने आपको बहुत शुरू से लेकर लास्ट तक की पूरी बता दी है, लेकिन मेरा जो इंस्टिंक्ट है, जो मेरी जो समझ कहती है वो ये है कि ईरान बहुत जल्दी न्यूक्लियर टेस्ट कर लेगा। ये मेरा मानना है। सही है गलत है वो तो आपके कमेंट बॉक्स बताएंगे क्या बात है, बिकॉज हमने ट्रूथ इनसाइड इंपैक्ट को बेस बना के चीजें जो फैक्ट्स हैं विदाउट एनी फिल्टर आपके सामने प्रेजेंट कर दी हैं। जो गलत है, दिखता गलत है, उसको हम गलत कह दिया, लेकिन क्या होगा, इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव वो बात कर लिया। अब सोचना यह है कि इस पूरे के पूरे माहौल में जब ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन को मजबूती से लेकर के आ जाएगा, तब दुनिया में क्या होगा, दुनिया में क्रिएट होगा डिटरेंस। यह है मेन बात। और डिटरेंस कोई नहीं चाहता, जिसके पास पावर है कोई नहीं चाहता दूसरा पावर बने बगल में। तो डिटरेंस क्या होता है, डिटरेंस होता है एक तरह से भय से भय को काटना, जहर से जहर को काटना, कांटे से कांटे को निकालना ही डिटरेंस होता है। जब यहां डिटरेंस आएगा, छोटे से एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पे इनके पास में बॉम्ब पड़े हैं, इनके पास में बॉम्ब पड़े हैं, लेकिन फाइट किससे हो रही है, धनु तीर चला करके युद्ध करे जा रहे हैं। तो क्या होता है, फिर एक धमकी रह जाती हैं, दूसरे के पास भी पावर है, भाई तुम कुछ करोगे तुम्हें मार गिराएगा वो, तो युद्ध कम होते ही डिटरेंस होता है। और जब डिटरेंस क्रिएट होता है तो वो डिटरेंस इस तरह से काम करता है कि दोनों के पास में भय है, आग नहीं लगाएंगे, दोनों के पास में भय है कि भैया तुमने किया, तुम भी मरोगे तो हम भी मरेंगे। ये डिटरेंस होता है। डिटरेंस को और समझ लीजिए, ये बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करता है, और जब बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करता है तो दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड क्रिएट होता है। तो किसी एक की सत्ता इस दुनिया में नहीं चलती। तो मेरा ओपिनियन ये है कि दुनिया में जैसे हिंदुस्तान न्यूक्लियर पावर से लेस है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है, चाइना के पास न्यूक्लियर पावर है, रशिया के पास है, ब्रिटेन के पास है, यूएस के पास है, तो ईरान के पास यदि आती है तो अरबिक वर्ल्ड का ये पावर बैलेंस ही होगा। बिकॉज ईरान की पॉलिसीज एग्रेसिव पॉलिसीज नहीं रही हैं, ईरान टेररिज्म में इन्वॉल्व नहीं रहा है, ईरान का इतिहास भारत के साथ भी अच्छा है तो बाकी देशों के साथ भी ये ठीक रहा है, बिकॉज ये सिविलाइज सोसाइटी है। तो और अमेरिका ने जिस ढंग से 1950s के दौर से लेकर आज तक इनको तंग किया, परेशान किया, तो वो परेशानी में कमी आ जाएगी, मेरा ओपिनियन है। बाकी मुझे लगता है शायद ये बहुत करीब इसके पहुंच चुका है। आपकी समझ क्या कहती है, कमेंट बॉक्स में बताइए। एनालिसिस कैसा लगा? अगर हमारा उत्साह बढ़ाना है तो लाइक एंड शेयर जरूर से, और जुड़िए हमारे साथ में इसी तरह के डीप इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। तो मेरे दोस्तों विदा लूंगा आप लोगों से, कल फिर मुलाकात किसी और अच्छे नए टॉपिक के साथ में।
तो हमारा सहयोग करिए, हमें ग्रो करने में हेल्प करिए। लाइक एंड शेयर का बटन नीचे है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करिए। अगर इसी तरह के ट्रूथफुल, इंसाइटफुल एंड इंपैक्टफुल वीडियोस आपको चाहिए विदाउट एनी बायसनेस एंड फिल्टर, किसी को बायसनेस दिख सकती है तो कंफर्म मानिएगा कि आपको अगर मेरी बातों में बायसनेस नजर आ रही है तो आप कंफर्म किसी एक तरफ झुके हुए हैं, क्योंकि मेरे पास में बायसनेस नहीं है। कोशिश तो यही है, बाकी नो वन इज परफेक्ट एंड आई एम नोबडी। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, बाय बाय।